जी भाई, कल वाला सवाल निकालें। इसमें हमारी बैलेंस शीट रहेगी थी, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो मैंने आपके आने से पहले नोट किया हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ये नोट किया हुआ है। बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट 2 सालों की बना लेते हैं। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन बोलें 30 जून 2015 लिख देते हैं ना, फिर 14 की भी साथ हो जाएगी। पता नहीं सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है, बहरहाल 30 जून 2015 लिखता हूँ, 2014 की भी साथ हो जाएगी। तो 30 जून 14 और 30 जून 15। अच्छा, सबसे पहले ऐसा करते हैं कि जी 30 जून 14 की बैलेंस शीट बना लेते हैं। 30 जून 14 बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगानी है। पेमेंट के नीचे लाइन लगाने का मकसद ये होता है कि बाकी सारे पेएबल हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं लेसर की। तो अगेन बात वही होगी, बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट ही लफ्ज़ बोल दें, कोई हर्ज नहीं है। जैसे पे करा होगा हम रिसीव करे होंगे। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे जब लाइन लगाएंगे तो ये लाइन लग जाएगी। पेमेंट का लफ्ज़ बोलने में कोई ऐसा हर्ज की बात नहीं है। जैसे आप कहते हैं मैंने फीस पे कर दी, और कॉलेज वाले भी कहते हैं स्टूडेंट ने फीस पे कर दी। कोई ज़रूरी नहीं कि कॉलेज वाले कहीं रिसीव हो गई। तो पेमेंट का लफ्ज़ अभी बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो हमारे साल की पेमेंट के नीचे बोले हैं, अगर हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा देंगे तो नीचे पेएबल पड़े होंगे लेसी के एंगल से, और लेसर के एंगल से रिसीवेबल पड़े होंगे, लेसर के एंगल से रिसीवेबल पड़े होंगे। तो 30 जून 14 के साल के लिए करंट पोर्शन जो है 30 जून 15 के साल का रिसीवेबल होगा। तो ये चला जाएगा करंट में, 1 साल के अंदर अंदर मिलेगा, और ये 1 साल के बाद मिलेगा, या फिर इन दोनों का टोटल आपको बताया था बराबर आता है इसके। तो अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं 30 जून 14 के साल की, तो 1 साल के अंदर अंदर कितना मिल जाना है, आज लेसर के एंगल से बातें कर रहे हैं, और 1 साल के बाद कितना मिल जाना है 16.7। अच्छा जी, अभी हम क्या लिखें? नहीं, नॉन करंट लायबिलिटीज नहीं, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट। नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, लीज लायबिलिटी या लीज रिसीवेबल। आज राइट ऑफ यूज वगैरह कोई नहीं होगा, क्योंकि एसेट उसने अपनी किताबों से निकाल दिया था। लीज रिसीवेबल, और इधर करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल पूरा लिखिएगा। करंट पोर्शन ऑफ, नहीं यहां पे इन्वेस्टमेंट वाले वर्ड की जरूरत नहीं है। ओके चलें जी, 30 जून 14 के साल में 30 जून 15 वाली करंट होंगी और अगली सारी नॉन करंट होंगी। 4.79 और बोले आगे नोट्स किसी को ना मिले। ओके नेक्स्ट। अच्छा, अब ये मुझे बता दें, अब लाइन की कैद से बाहर आ जाए। जब इंटरेस्ट की बात हुआ करें ना, लाइन की कैद से बाहर आ जाया करें। ये लाइन तब होती है जब बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट अलग अलग करना हो और मैच्योरिटी एनालिसिस बनाना हो। अब लाइन की कैद से बाहर आ जाए। मेरा साल कौन सा है, मैं कहां खड़ा होकर बैलेंस शीट बना रहा हूं? 30 जून 14 के साल का इंटरेस्ट लेसर को 30 जून 14 की रात को मिल गया है या अभी रिसीवेबल है? बोले बोले बोले, मिल गया है। 30 जून 14 की रात का इंटरेस्ट लेसर को 30 जून 14 को मिल गया है। मिल गया है या मिलेबल है? रिसीवेबल है या मिल गया है? मिल गया है। तो इसलिए इंटरेस्ट रिसीवेबल कोई नहीं जाएगा। तो 30 जून 15 की फिगर्स आप यहां लिखते हैं और फिर आगे चलते हैं। 5-10 सेकंड लें। ओके, 30 जून 15 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 30 जून 15 में कोई भी अगर पेमेंट हुई है, किसी भी दिन पेमेंट हुई है, 30 जून 15 के एंड पे पेमेंट हुई है ना, 30 जून 15 में जो भी पेमेंट हुई है उसके नीचे लाइन लगा दें। अच्छा जी, 30 जून 16 के साल में जो मिलना है वो करंट, थर्ड रो में जगह बना दें, बैग आगे रखवा दें या पिछली रो में देख लें। अच्छा, तो 30 जून 15 के साल के एंड पे अगर मैं खड़ा हूं तो 30 जून 16 में जो मिलना है करंट, और उसके बाद जो मिलना है वो नॉन करंट। 11.2।
ओके, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या 30 जून 15 का साल है, 30 जून 15, क्या 30 जून 15 का इंटरेस्ट 30 जून 15 को मिल गया है? तो मिलने वाला या मिल गया है? कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल क्रेडिट, इंटरेस्ट क्रेडिट, कैश डेबिट, ये एंट्री वाली थी ना। तो मिल गया है या रिसीवेबल है? तो फिर इंटरेस्ट रिसीवेबल यहां डालने की जरूरत है। और इसके अलावा वो राइट ऑफ यूज भी कोई नहीं आना, वो तो लेसी की बुक्स में आता है। तो बैलेंस शीट में ये नजर आएगा आपको, नॉन करंट और करंट क्वेश्चन। अगर आप होमवर्क करते रहेंगे ना तो चीजें बड़ी आसान आपको फील होंगी। एक दिन भी आप होमवर्क छोड़ेंगे तो फिर चीजें मसला करना शुरू कर देंगे। चलें जी, अब आखिरी चीज करनी है, इसका नोट बनाना है लेसर का। अटेंटिव रहना है आज। नोट फिलहाल मैं 1 साल का ही बना रहा हूँ, 30 जून 2015 के साल का, 14 के साल का, पहले साल का। गैलेक्सी लीजिंग लिमिटेड, नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड, बोले 30 जून 2014। ओके, लेसर ना इसको फाइनेंस लीज कहते हैं, मे बी नोट नंबर 7 इसका हम नाम रख दें। लेसर इसको कहते हैं फाइनेंस लीज। और 7.1 वही जो आप सारे लिखते हैं, कंपनी हैज एंटर्ड, जीएलएल अपना नाम नोट में लिखने की जरूरत नहीं, कंपनी बस वही, यानी कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज ऑफ 4 years। इम्प्लिसिट रेट इज, छुपा हुआ रेट, इसको मैं बताऊंगा इम्प्लिसिट रेट क्यों कहते हैं। इम्प्लिसिट रेट इज बोले 14% पर एनम। रेंटल्स आर पेड इन एरियर्स एंड GRV इज ₹5। रेंटल की अमाउंट भी लिख सकते हैं, बस थोड़ी बहुत इसी इंग्लिश लिखनी होती है इधर। ओके, चलें जी 7.2, ये क्या लिखूं मैं? बोले मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज कर दो, जैसे मर्जी कर दो। अच्छा, अब जी क्या और भाई छुट्टी अच्छी गुजरी क्या? बोले भाई एंजॉय, छुट्टियां जबरदस्त होती हैं। अच्छा जी, अब क्या करें जी? नोट बनाने के लिए हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 1 साल के अंदर 1 साल के बाद 2 साल के अंदर 2 साल के बाद 3 साल के अंदर लेस देन 1 year, 1 to 2 years, 2 to 3 years। 7.8, इसमें GRV भी डालनी है आपने। 7.8 प्लस 5, 12.8। क्या वो कोई हरज नहीं, मैंने बोला था कि लेसी पे करा होता है, कॉलेज कहता है स्टूडेंट इज पेइंग, कोई रिसीव लिख दो, कोई हरज नहीं जी। पेड बाय लेसी लिख दो, बाय लेसी अगर कंफ्यूजन हो रही है, बाय लेसी कोई। ओके, अच्छा जी, ये देखिएगा सारे ऊपर,
चलें जी, ये सिर्फ किसके नोट में आएगा? लेसर के नोट में। लेसर के नोट में रिकॉन्सिलिएशन, एक तो ये ना अलग साइड हुआ लीज के साथ फाइनेंस का लफ्ज, और दूसरा रिकॉन्सिलिएशन। लिखिए, तो लेसर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक चीज ऐड हुआ करेगी जो ज्यादा हुआ करेगी, इसे कहेंगे हम रिकॉन्सिलिएशन, मैच्योरिटी एनालिसिस के बाद। ओके, अभी रहने दो आज का। अच्छा जी, इसको आप लीज रिसीवेबल कहेंगे। टोटल लीज एज ऑन 30/14, वो यही है। 30/14 को अभी तक ये रिसीवेबल है, देखें ना, बाकी तो रिसीव हो गया हुआ है। ये सारा क्या है बोले? नहीं, रिसीवेबल, रिसीवेबल, ये तो रिसीव है, और ये रिसीवेबल। तो एज ऑन 30/14 व्हाट इज रिसीवेबल? 28.4। तो रिसीवेबल वही फिगर आ जाया करेगी ना भाई। अच्छा, तो रिसीवेबल यही वाली फिगर आ जाया करेगी 28.4। अच्छा, ये जो अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू है ना, ये लेसी से नहीं मिलती, ये जब आप एसेट मार्केट में जाके बेचते हैं वहां से मिलती है। इसलिए अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू हो तो वो इधर ऐड नहीं करनी, वो आपने जो है ये ना जरा 1 मिनट रिवीजन कर लें कल वाले की। और कुछ हजरात जरा परेशान लग रहे हैं मुझे बैठे हुए, कल नहीं आए, पता नहीं क्या सीए को क्या समझा हुआ है। मोहतरमा, हमने 4 फार्मूलाज कल पढ़े थे, वो जरा रिवाइज कीजिएगा। सीए को सीरियस ले लें, वैसे मैं कह ही सकता हूँ आपको, और क्या कह सकते हैं। 4 फार्मूलाज कल पढ़े थे, जरा 1-2 मिनट टेंटिवली समझने हैं। लेसी को अगर लीज के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, सादा सी बातें, लेसी को अगर लीज के एंड पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो ऐसी सूरत में लेसी लेसर को ये पैसे देगा। क्या मतलब? अगर होनी है, सॉरी, लेसी को अगर ओनरशिप लीज के एंड पे ट्रांसफर होनी है, मिसाल के तौर पे लीज 4 साल की है और एसेट की उम्र 5 साल है, तो चौथे साल के एंड पे ओनरशिप लेसी को ट्रांसफर हो जानी है, यानी चौथे साल के एंड पे एसेट उसे मिल जाना है। फिर लेसी उसे डाउन पेमेंट तो दे देते हैं, अगर सवाल में लिखी हो डाउन पेमेंट होती है बिल्कुल शुरू में जब मुआहदा हो रहा हो, कोई डाउन पेमेंट दे देते हैं, सालाना किराया भी देते हैं उसे। और क्योंकि लेसी कोई चीज मिल जानी है, इसलिए एंड पे प्राइस पे करता है खरीदने की, या हो सकता है ₹0 पे कर दे, कई दफा लेसर मुफ्त में भी दे देते हैं एसेट। और इसी तरह लेसर की बुक्स में आए, अगर लेसर को ये पता होता है कि ओनरशिप मैंने ट्रांसफर कर देनी है लेसी को, तो लेसर के लिए ये चीजें रिसीवेबल बन जाती हैं, और लेकिन लेसी के लिए ये चीजें पेएबल होती हैं। तो लेसर ये वाली डाउन पेमेंट ले रहा होता है, किराया ले रहा होता है, और परचेज ऑप्शन प्राइस के पैसे ले रहा होता है। अब अगर इधर हम बात करें लेसी के एंगल से कि जब ओनरशिप ट्रांसफर, तो चौथे साल के एंड पे, यानी 5 साल एसेट की उम्र है और लीज की मुद्दत 4 साल है, तो चौथे साल के एंड पे तय ये हुआ है कि लेसी एसेट लेसर को वापस कर जाएगा। तो ऐसी सूरत में क्योंकि लेसी ने चौथे साल के एंड पे लेसर को एसेट वापस कर देना है, तो ये डर है लेसर को, गौर से सुनिएगा, ये डर है लेसर को कि लेसी ने मेरा एसेट मिस यूज करना है। क्योंकि जब आपको पता है आपको एक पराई चीज हो और चौथे साल के एंड पे आपने वापस करानी है, 5वें साल लेसर जाने अपनी बला से जो मर्जी करे उसका, तो फिर आप पराई चीज को बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो लेसर लेसी से रिक्वेस्ट करता है कि तुमने मुझे पराई चीज वापस करके जानी है, तो मुझे डर है कि तुम बुरे तरीके से चलाओगे, तो मुझे गारंटी करो इसकी रेजिडुअल वैल्यू, कुछ ना कुछ पैसे मुझे गारंटी करो, जिसे आप मिस यूज की कंपनसेशन भी कह सकते हैं। तो लेसी लेसर को मिस यूज की कंपनसेशन दे के जाएगा। लेसी लेसर को 4 साल किराया देगा और चौथे साल के एंड पे मिस यूज की कंपनसेशन देगा। वो परचेज प्राइस से बहुत कम होगी, परचेज प्राइस से बहुत कम होगी। वो तो खरीद रहा था ना इस सूरत में तो वापस करके जा रहा है। और लेसर के एंगल से बात करें तो लेसर किराया भी लेगा और लेसर जो है मिस यूज की कंपनसेशन भी लेगा, और लेसर के पास क्योंकि एसेट आ गया है, तो बाजार में जाके अगर कोई इसकी कीमत बची है तो वो भी रियलाइज कराएगा। बाजार में कबाड़ में बेचे या जिस मर्जी को बेचे, कुछ ना कुछ पैसे तो रियलाइज कराएगा, लेकिन वो पैसे लेसी ने गारंटी नहीं किए होंगे, वो पैसे फिर किसी थर्ड पार्टी से आएंगे, इसलिए उन पैसों की अमाउंट हमें एक अंदाजा ही लग सकती है। उन पैसों को कहते हैं
अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। तो ये लेसर के लिए यूजीआरवी ऐड करनी है, लेसी के लिए यूजीआरवी ऐड नहीं करनी। ये 4 फॉर्मूलास पढ़े थे, जिसमें से एक फॉर्मूला कल हमने लेसर के लिए यहां लगा दिया था जिससे आगे हमारा सवाल चला था। अच्छा, अब बात ये चल रही थी भाई कि लेसर ने लेसी से कितने पैसे लेने हैं 28.4 इसमें मैंने क्या डाला है बोले इसमें मैंने रेंटल डाला है और जीआरवी डाली है। तो यूजीआरवी को जरा आपने अलग से रखना है। इसमें हमने क्या डाला जी, रेंटल और जीआरवी। तो ऐसे ही लॉ मेकर ये चाहता है आईएफआरएस बनाने वाला कि यूजीआरवी को आप अलग से डालें इधर, लेकिन हमारे सवाल में तो अवेलेबल, कोई ऐसा सवाल कर लेंगे जिसमें अवेलेबल हो। तो फिलहाल आप यही समझें, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का लफ्ज इधर यूज करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि यूजीआरवी वगैरह सब शामिल है इसमें, तो इसलिए कौन सा लफ्ज यूज करेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, आप फिलहाल यही समझें कि ये रिसीवेबल, यस एक तरह का रिसीवेबल है, 28.4 इज रिसीवेबल। और इसके बैकएंड पे हिकमत क्या है, हम खड़े किस दिन है 30 से 14 पे, तो 30 से 14 पे खड़े हो गए, ये तो रिसीव हैं, तो ये सारे रिसीवेबल है। क्लियर। अब अगली चीज क्या करनी है, अगली चीज रिकॉन्सिलिएशन से पहले आप मुझे ये बता दें कि अगर मैं खड़ा हूं 30/14 को, तो मुझे आप बता दें कौन कौन सा इंटरेस्ट अर्न्ड है और कौन कौन सा इंटरेस्ट अभी तक अर्न नहीं हुआ। एक बंदा कहता है कि मैंने बिजनेस शुरू किया अक्टूबर में और नवंबर के एंड पे आपसे खड़ा होकर पूछता है कौन कौन सा बिजली का बिल इनकर हो गया है, कौन सा होना है। आप कहेंगे अक्टूबर नवंबर का बिजली का बिल इनकर हो गया, पे की बात नहीं करा मैं, अक्टूबर नवंबर का इनकर हो गया क्योंकि तो नवंबर के आखिरी दिन खड़े, और दिसंबर का अभी तक इनकर भी क्योंकि तुमने बिजली ही इस्तेमाल नहीं की। अब आप मुझे बताएं, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 30/14, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 30/14, क्या ये वाला इंटरेस्ट लेसर कमा चुका है? इसके साथ मैं लिख सकता हूं अर्न्ड, और ये अनअर्न्ड, ये अनअर्न्ड, ये वाला इंटरेस्ट कमा चुका हूं। कैसे कमा चुका हूं? कैश डेबिट, लीज रिसीवेबल, क्रेडिट, इंटरेस्ट, इनकम P&L में डाल चुका हूं। तो ये इंटरेस्ट तो कमा चुका हूं, और ये इनकम में डाला है या आने वाले सालों में डालेंगे? तो बताएं, इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन 30/14, तो P&L में कितना जा चुका है? जो P&L में जा चुका है उसे क्या कहते हैं? अर्न्ड। और बाकी सारे को तो बोलें कमा लिया, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लेंगे। अब आपने कमालिया की चादरें ध्यान में लानी है। कमालिया के इलाके का पता है ना? अच्छा, कमा लिया, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लिया, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लेंगे, आगे बोल, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लेंगे। अच्छा, अब क्या करना है, आप मुझे जरा सोच के बताइए, जो 28.4 है, ये जो हमने लेना है फ्यूचर में, इसमें कमा लिया पड़ा होगा या इसमें कमा लेंगे वाला पड़ा होगा? इन तीनों में। और अगर इसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर दें तो प्रिंसिपल बच जाएगा। अगर इसमें से हम ये सारा इंटरेस्ट माइनस कर दें तो प्रिंसिपल। तो ये एक रिकॉन्सिलिएशन है जो लेसर बना रहा है कि मैं टोटल में से इंटरेस्ट माइनस करके चेक करता हूं मेरे प्रिंसिपल के बराबर जवाब आता है या नहीं। तो नीचे हम एक लाइन डाला करेंगे, लेस इंटरेस्ट, लेस। और आप इधर देखें, जब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो नेट इन्वेस्टमेंट बचेगी ना, नेट इन्वेस्टमेंट बचेगी। और सादा सी बात शुरू वाली क्लासों वाली, अगर लीज पेमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो प्रेजेंट वैल्यू बचेगी। इधर एक लफ्ज हम लिखा करेंगे अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, लेकिन अनअर्न्ड टोटल अनअर्न्ड, जो अनअर्न्ड 30/14 तक है वो अनअर्न्ड मुझे चाहिए, अर्न्ड नहीं चाहिए। कौन सी चाहिए? क्योंकि अर्न्ड तो P&L में शो कर दिया है, अनअर्न्ड चाहिए मुझे। अनअर्न्ड कितनी है जी? 3. UEG जिसके साथ मैंने लिखा है अनअर्न्ड, अनअर्न्ड 3.01 प्लस 34 प्लस 1 पॉइंट, दिस इज ऑल, this is all unearned, this is still unearned on 30/14। I will take it in 30/15 P&L, इसको 30/16 की P&L में लेके जाऊंगा, इसको 30/, बट स्टिल ऑन 30/14 इट इज ऑल। और अगर अगले साल नोट बनाऊं मैं 30/15 को खड़े होके, फिर ये वाला P&L में चला जाने और बाकी दो क्या होंगे? अनअर्न्ड होंगे। अच्छा, मुझे वैसे बताएं
कि ग्रॉस अमाउंट में से इंटरेस्ट माइनस करके प्रिंसिपल आएगा या ग्रॉस अमाउंट में इंटरेस्ट डाल के प्रिंसिपल आएगा? ग्रॉस अमाउंट में इंटरेस्ट डाल के प्रिंसिपल नहीं आएगा, वो तो पता नहीं कहां पे अमाउंट पहुंच जाएगी। ग्रॉस अमाउंट में से इंटरेस्ट निकाल लेंगे तो फिर प्रिंसिपल अमाउंट बचेगी, इसलिए माइनस करेंगे। जी कितना? 6.91। अच्छा, इसके निकालने का ना एक शॉर्टकट तरीका भी है और लेकिन वो भी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर में करूंगा। इसके निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। अच्छा बताइए। 21.49। 21.49 आपने किस मद में लेना है? प्रिंसिपल की मद में, और उसका ब्रेकअप ये है। 21.49 आपने किस मद में लेना है और उसका ब्रेकअप ये है। ये उसका ब्रेकअप नहीं है प्रिंसिपल का, तो ये प्रिंसिपल का ब्रेकअप है, लेकिन इस ब्रेकअप के करने की जरूरत नहीं। तो 21.49 आपने प्रिंसिपल की मद में लेना है। तो बोले यहां क्या लिखूं, नेट या ग्रॉस? नेट इन्वेस्टमेंट। रिकंसाइल कर दी। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे लेसर ये नोट क्यों बनाता है? भाई लेसर ये नोट इसलिए बनाता है कि लेसर का मेन काम क्या है? लीजिंग। लेसी का मेन काम लीजिंग नहीं है। लेसी तो डेयरी प्रोडक्ट्स बना रहा था, उसको तो कोई ऐसा जरूरत पड़ गई लीज पे लेने की। लेसर का मेन काम लीजिंग है। तो लेसर के यूजर्स की डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं। लेसर के यूजर कहते हैं इस साल का जो इंटरेस्ट है वो तो P&L से पता चल जाएगा, जरा हमें बताओ हमने और कितना कमाना है। फ्यूचर के कमाने की जो हिरस है उसने मजबूर कर दिया ये नोट बनाने पे। अब लेसर के यूजर्स को उम्मीद लग जाएगी कि अगले सालों में हमने इतना और कमा लेना है। तो बस ये मकसद होता है, लेसर के यूजर्स की डिमांड जरा ज्यादा है, इसलिए एक नया नोट बनता है जिसका नाम क्या बोले? रिकॉन्सिलिएशन। 1 मिनट लगाएं, फिर इसकी रिवीजन करते हैं कल होमवर्क वाले सवाल पे। ये बना लें, फिर होमवर्क वाले सवाल को सामने रख के इसकी रिवीजन करते हैं। इसको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं हमें, होमवर्क वाले सवाल का बनाते हैं। नहीं आएगा, अभी करेंगे सवाल, वेट करो थोड़ा। अच्छा जी, आज जुमेरात है ना, इंशाल्लाह जुमे हफ्ते तक उम्मीद है बुक आ जाए, शाम को परसों तक। अच्छा जी, क्वेश्चन 9 कल होमवर्क में दिया था, प्रैक्टिस सेट वाला। इसमें कुछ भी नहीं था। लेसर ने एक एसेट है, उसकी फेयर वैल्यू है ये। लीज शुरू हुई है 1 जनवरी 2005 को और 5 कराए हैं 10,000 के। क्लियर? ये लेसर का सिंपल सा सवाल था, तो मैं इसके अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की तरफ आ जाता हूँ। तो अब आप मुझे ये बता दें, जीआई में क्या है? डाउन पेमेंट भी कोई नहीं है और रेंटल है सिर्फ, और जीआरबी यूजीआरबी भी कोई नहीं है। तो बस सिंपल रेंटल है। रेंटल आपके जीआई में आ जाएंगे कितने? 10,000 ज़रब इज इक्वल टू 50,000। और नेट इन्वेस्टमेंट 10,000 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 0.1 37,908। अच्छा जी, अब जो एंट्रीज हैं पहली दो, ऐसी मैं पहली दो एंट्रीज समझने के लिए कर रहा हूँ, वैसे वो करना मकसूद नहीं। इस वक्त 1 जनवरी 2005, यह असल में ना एक जो पहली एंट्री आपको सिखाई थी ना, वो चुप यार, वो पहली एंट्री इतनी करनी जरूरी नहीं होती। जरा मेरी बात गौर से समझिएगा प्लीज। पहली एंट्री जो आपको सिखाई थी ना, वो एंट्री करना इतनी जरूरी नहीं होती। एसेट डेबिट, क्योंकि ये वो अमाउंट है जो लेसर ने किसी तीसरी पार्टी को दी है जिससे एसेट खरीदा है, और अक्सर इसकी डेट ऑफ परचेज गिवन नहीं होती। तो इस वजह से ये एंट्री करना इतना जरूरी नहीं है। तो कितने लोगों ने कल होमवर्क के सवाल में नहीं, क्लास वर्क वाले सवाल के सोल्यूशन में देखा था ये एंट्री नहीं हुई भी? हाथ खड़ा करें।
क्लास वर्क के सवाल के सोल्यूशन में देखा था, ये एंट्री नहीं हुई हुई, तो ये एंट्री क्लास वर्क से सोल्यूशन हम देखते ही नहीं, लेवल है हमारा। अच्छा, तो क्लास वर्क के सवाल के सोल्यूशन में ये एंट्री नहीं हुई, ये एंट्री इतनी जरूरी नहीं है। जरा बात समझें, ये एंट्री कब करनी जरूरी है, कब नहीं करनी जरूरी है। अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये एंट्री, ये जो अभी मैं सवाल कर रहा हूं, इसमें भी शायद इतनी करनी जरूरी नहीं है, पहली एंट्री ऐसा डेबिट कैश क्रेडिट। द रीजन इज कि ये नहीं लिखा हुआ एक्स लीजेज इक्विपमेंट टू एबीसी विद अ फेयर वैल्यू ऑफ इतने, बस ये लिखा हुआ है। हाँ, ये नहीं लिखा हुआ है एक्स लीजेज इक्विपमेंट टू एबीसी विच एक्स बॉट ऑन 1 जनवरी 5। अगर इस तरह लिखा होता है तो शायद हम पहली एंट्री भी कर देते, लेकिन मैं इसके सोल्यूशन में जरा देखता हूं, इसके सोल्यूशन में हमने पहली एंट्री की हुई है, नहीं की हुई? नहीं की हुई। इसके भी सोल्यूशन में हमने पहली एंट्री नहीं की हुई। क्यों नहीं एंट्री की हुई? क्योंकि डेट ऑफ परचेज नहीं गिवन। लेकिन अगर आपने करनी है तो आप अपने समझने के लिए कर सकते हैं, फिलहाल शुरू वाले दिनों में इतनी कोई हरज वाली बात नहीं है जी। बोलें जी, लेसर ने बाजार से एसेट खरीदा होगा, लेसी के लिए क्या एंट्री की होगी? एसेट डेबिट 37। उसके बाद ये एसेट किसको दे दिया होगा? लेसी को। जब लेसी को ये एसेट दिया होगा 1 जनवरी 5 को, तो लेसर ने एसेट को क्या कर दिया होगा? क्रेडिट कितने से? 37908 से क्रेडिट कर दिया होगा। और डेबिट लीज लायबिलिटी की होगी, लीज रिसीवेबल, स्पेलिंग खुद ही। और ये हमेशा कल क्या बताया था, पीवी से होगा या एनआई से? एनआई। उधर पीवी से होती थी लीज लायबिलिटी और इधर एनआई से। एनआई कितनी है जी? 379। तो ये तो दो एंट्री जैसी आपके समझने के लिए की। इधर लेसी का एंट्री करा होता है राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी, और ये उल्टी एंट्री करा होता है लीज रिसीवेबल डेबिट एसेट क्रेडिट। चलिए छोड़ें, एनआई से अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाते हैं। ये मैंने इसका सोल्यूशन खोला है, ये मैंने इसका सोल्यूशन खोला है 37, और उसके बाद 1 2 3 4 और कितने कराए? 5। अब इस सवाल में हम ट्राई करते हैं क्या बनाने की? नोट बनाने की। क्या बनाने की? नोट बनाने की। तो चलें जी, ये डेटा आपके सामने है। मुझे 31/12/5 का लेसर का नोट बना दें। 31/12/5 का लेसर का नोट बना दें। फिजिकल वालों को ये फायदा है कि व्हाइट बोर्ड पे उन्हें नजर आ रहा है फॉर्मेट, और ऑनलाइन वालों को ये फायदा है कि अगर उनकी छुट्टी हो जाती है वो लेक्चर ले सकते हैं, छुट्टी उनकी होती नहीं। दोनों के अपने फायदे नुकसान है। ऑनलाइन वाले इस वक्त जो है अपने रजिस्टर का सोल्यूशन खोल के फॉर्मेट देख लें, और फिजिकल वाले व्हाइट बोर्ड को साथ साथ देखें और साथ साथ इधर देखें। फॉर्मेट बना हुआ है, जल्दी से फॉर्मेट को सामने रख के बना लें। उधर ज़ियारत करा दो यार व्हाइट बोर्ड की एक दफा। इस व्हाइट बोर्ड को फिजिकल वाले देख रहे हैं, वापस आ जाओ, लेकिन आप हजरात सिर्फ इसको देखें। दो मिनट से ज्यादा ना लीजिएगा। इकतीस 12/5 का बन गया तो हाथ खड़े कर दें। बैलेंस शीट नहीं बनानी, नोट बनाना है। बन गया जी। कंपनी का नाम है कोई? XYZ कंपनी। नोट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31/12/2005। ना GRV है ना UGRV है इसमें। अच्छा जी, 7.1 छोड़ें, नोट का नाम होगा फाइनेंस लीज। 7.1 छोड़ें, 7.2 मिसाल 7 अपनी तरफ से मैंने नंबर दिया, 7.2 जी। मैच्योरिटी एनालिसिस, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज। 31/12/5 का नोट बनाने के लिए 31/12/5 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर। ओके, लेस देन 1 ईयर। 1 2 2 2 2 3 2। अबू बकर नजर आ रहे हैं?
लास्ट रो में जो अबू बकर बैठे हैं, अबू बकर नजर आ रहा है? क्लियर? मेजॉरिटी एनालिसिस बन गया। अब देखिएगा सारे ऊपर 7.3। अब सस्पेंस खत्म हो चुका है। रिकॉन्सिलिएशन। ओके, अच्छा इसके साथ सबसे पहला लफ्ज याद करें जरा, बोलें टोटल लीज रिसीवेबल। बोलें टोटल लीज, ये वो पैसे होंगे जो लेसी से मिलने हैं। टोटल लीज रिसीवेबल कितने जी? 40,000। एड यूजीआरवी, नहीं यूजीआरवी, ओ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एज ऑन 31/12/5। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जी, लेस कित हूं, पहले आते आ जाना। ओ तेरी खैर, बता दिएगा ना यार। हजरात तवज्जो फरमाएं, 31/12/5 में कमा लिया, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लिया। 31/12/5 में तो कमा लिया ना। ये देखें एंट्री क्या हुई होगी 31/12/5 को? कैश, डेबिट, इंटरेस्ट, इनकम, क्रेडिट। लेकिन 31/12/5 को ये इनकम ही नहीं गया होगा, तो कमा लिया, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लिया, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लेंगे। ये घर में करना है आपने। कमा लिया, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लेंगे, कमा लेंगे। अच्छा जी, लेट्स बोलें अनअर्न्ड। असल में देखें ना, ये जो रिसीवेबल्स हैं, इन रिसीवेबल्स में अनअर्न्ड ही पड़ा होगा ना जी। 31 प्लस 17 प्लस, ये किधर आ गया? ओ भाई हमें पता है IFRS 16 हो रहा है, ये कहाँ आया हुआ है? अच्छा जी, जी बोलें 8301 31699 और ये 31699 31 ठीक है जी। तो ये इस फिगर से रिकंसाइल कर गया 31699। कितने लोगों ने इसी तरह बनाया था? ओके, आप लोग आया ही ना करें, आपको तो सब पता है। 1 रुपए का फर्क है, क्लास के बाद आके मुझे दे दो। ये एक ही दफा ना आज 10 रुपए ले लो और ये रोजाना रोजाना का ना 1 रुपए का फर्क ना निकाला करो। बस पकड़ो, खत्म करो बात। अब ये 10 दिन तक नहीं बोलना। चलिए आज के नोट्स निकालें। रिवीजन ही है बस, आज कुछ नया नहीं है, रिवीजन ही है। आज के नोट्स, कल के क्लास वर्क का बैलेंस शीट बन गई, कल के क्लास वर्क का नोट बन गया, कल के होमवर्क के प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पे 68 जब बुक आएगी उसका नोट बन गया। अब ये चौथा काम हम करने लगे हैं, फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन ना बुक में अवेलेबल है, बड़ी गौर से सुनिएगा बात। ये क्वेश्चन बुक में अवेलेबल है।
लेकिन जो इसमें स्काई ब्लू के अंदर जो लाइंस है ना वो बुक में नहीं है, वो मैंने अपनी तरफ से डाली हैं। तो आपके पास जो नोट्स शुक्र अभी अवेलेबल हैं उनमें तो ये मसला है ही नहीं, ठीक है। तो ये स्काई ब्लू लाइंस बुक में अवेलेबल नहीं है, मैंने सवाल को बेहतर करने के लिए भी डाली हैं, वरना मैं सवाल एज इट इज़ भी आपको दे सकता था। तो लेकिन मेरा ख्याल था कुछ लोग कहते हैं यार बुक में सवाल होना चाहिए, एज इट इज़ देते हैं सवाल, हमें PDF से देखने पड़ते हैं। तो बुक इंशाल्लाह जब आ जाएगी पेज 68 ऑफ बुक तो आप हाईलाइट कर लें, ये चीज़ आपको बुक में नहीं मिलेगी, ये वाली लाइन। और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट्स उसकी बड़ी डिफरेंट होंगी बुक की, उसकी जगह मैंने ये रिक्वायरमेंट डाल दी है। बुक में कोई क्वेश्चन 8 होगा, क्वेश्चन 8 का पार्ट 3 होगा। छोड़ें क्या बात चली थी, सवाल को देखें बस, स्काई ब्लू और व्हाइट के चक्कर में ना पड़े, सीए करें। ये एसेट की कॉस्ट बताएं, 2,22,839। अच्छा, इंसेप्शन ऑफ लीज, लीज कब शुरू हुई, इंटरेस्ट रेट कितने % है, लीज पीरियड, एनुअल किराया इन एडवांस 50,000, डाउन पेमेंट भी है और किराया एडवांस में भी है, तो कोई मसला नहीं। डाउन पेमेंट जब लीज खत्म हो जाएगी तो लेसी कितने पैसे देगा लेसर को, 4,000, और लेसर बाजार में जाके कितने पैसे लेगा, 3,000। चलें जी सवाल शुरू करते हैं। लेसी का सवाल कहां से शुरू होता था, LP और PV ऑफ LP। अच्छा मुझे ये बताएं लीज टर्म कितनी है, हाँ, और यूजफुल लाइफ एसेट की नहीं दी हुई, खैर है कोई मसला नहीं, 5 साल की लीज है। क्या मोहतरम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वैसे ही पूछ रहा था। तो इन द बुक्स ऑफ लेसर ये सवाल सॉल्व करना है हमने, सवाल की रिक्वायरमेंट है। जी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट, ये कल मैंने लिखा था, आज मैं इसको जरा ज्यादा प्रोमिनेंटली लिख दूं। असल में मैंने कहा था जो पैसे लेसर ने लेसी से लेने हैं उसे लीज पेमेंट कह दें, बाकी को अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू कह दें। अच्छा जी, लेसर ने लेसी से क्या क्या पैसे लेने हैं, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस GRV, और जब एसेट वापस आ जाएगा तो कौन से पैसे लेगा, बाजार एसेट बेच के QGRV। तो आप इसको बेशक इस तरह समझ सकते हैं कि लीज की मद में तो लीज पेमेंट्स लेसी ने लेसर को करनी है, वो डाउन पेमेंट है, रेंटल है और गारंटेड रेजिडुअल वैल्यू। और ये बातें समझें, थोड़े से पैसे अभी ले लो, थोड़ा 5 साल तक किराया ले लेना, आज 5 साल का सवाल है, 5 साल तक किराया ले लेना और 5वें साल के एंड पे मिसयूज की कंपनसेशन ले लेना, और एसेट में तुम्हें वापस कर दूंगा, बाजार में जाके बेच के पैसे ले लेना। तो ये थोड़ी सी कहानी थी जो कल बताई थी। चलें जी बताएं जी, डाउन पेमेंट 10,000, रेंटल इधर लाओ कैमरा, डाउन में 10,000, रेंटल 50,000 इंटू 5, मिसयूज की कंपनसेशन 4,000 और अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू 3,000। ओके, ग्रैंड टोटल बता दें, ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ, कोई 3,000 का अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, बस 26,7,000। आप क्या निकालनी है जी, नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, लीज कब शुरू हो रही है, 2010 को शुरू हो रही है, 10, 11, 12, 13, 14, 15। डाउन पेमेंट इधर आएगी 5,000, 10,000 और किराया भी इधर ही आएगा 5,000, 5,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 और 50,000।
एक ज्यादा हो गया, 1 2 3 4 5। ओके, तो ये डाउन पेमेंट आ गई, 1 2 3 4 5 किराए आएंगे और 5वें साल के एंड पे एसेट लेसी वापस कर देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था जीआरबी यूजीआरबी का मतलब ये होगा कि लीज टर्म पे एसेट वापस कर दिया जाएगा। तो इधर कितने पैसे पे होंगे, बोले 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 बोले, इधर एक तो पैसे पे होंगे जीआरबी की मद में 4000 और यूजीआरबी की मद में 3000 लेसर को पैसे मिल जाएंगे बाजार में एसेट बेच के। ओके, सो इट इज डाउन पेमेंट, इट इज रेंटल, इट इज जीआरबी एंड इट इज यूजीआरबी। ओके, अब आप मुझे बता दें, एक सेकंड पहले सोच लें, किन फिगर्स को डिस्काउंट करना है, किन को डिस्काउंट नहीं करना। 10,000 को डिस्काउंट करना है, इस वाले 50 को करना है, क्यों नहीं करना? अच्छा, बाकी 50 को करना है और इस 4 और 3 को एनओटी का फॉर्मूला लगा के या सिंपल डिस्काउंट का फॉर्मूला लगा के। क्लियर? ओके, अब जरा देखिएगा गौर से, डाउन पेमेंट को डिस्काउंट नहीं करना, 1-2 मिनट बस ओवर से देख लें। इसलिए इसको मैं यूनाइटेड इन्वेस्टमेंट किससे निकाल रहा हूं मैं, यकम जनवरी 2010 पे खड़े होके। अच्छा, यकम जनवरी 10 पे खड़े होके ये 10,000 आ गया। अगले ये वाला 50,000 एज इट इज लिख देता हूं। बाकी कितने 50,000 बचे जिन्हें डिस्काउंट करना है? 1 2 3 4, 4 50,000 को इधर बुलाना है, तो कौन सा फॉर्मूला? 50,000 इंटू 1 माइनस 1.1 रेज टू पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस जी 10,000 ले गए उधर एज इट इज, 50,000 ले गए उधर एज इट इज। कितने 50,000 डिस्काउंट कर लिए? 4। अब क्या रह गया? 4,000 और 4,000 पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सिंपल। जरा इसमें नंबर ऑफ 4,000 नहीं देखने होते, नंबर ऑफ पीरियड्स देखने होते हैं। साल के कितने पीरियड्स आ रहे हैं? 5। तो नहीं इकट्ठा रहने दो, आने वाले दिनों में यूजीआरबी के साथ कुछ अलग सलूक करना है, इसलिए मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूं, तो इकट्ठा फिलहाल रहने दो। 4,000 जरब 1.1 रेज टू पावर -5 प्लस 3,000 इंटू 1.1 रेज टू पावर -5। बस ग्रैंड टोटल लिखवा दें, कोई हर्ज नहीं। 222 84 उधर 839 आ रहा है, 840 आ रहा है, 839.7 तो फिर 840 ही बनेगा ना। चलें खैर है, कोई नहीं, लिख लें, इसमें कोई 1-2 रुपए से फर्क नहीं पड़ता, बड़े हो जाए। वो दे दिया ना एक ही दफा 10 रुपए, चलेंगे 2-4 दिन तो चलेंगे। डिस्काउंटिंग की अच्छी रिवीजन होगी इसमें, शायद आप पे छोड़ी जाती तो हल्की फुल्की कोई गलती का चांस था। ओके, यार इसको अक्सर जगहों पे अनअर्न्ड इंटरेस्ट लिखा होता है, लेकिन ये अनअर्न्ड इंटरेस्ट अगर मैं लिखूं भी तो आपने परेशान नहीं होना, ये यकम जनवरी 10 पे अनअर्न्ड होगा, किसी और मौके पे जाके इतना अनअर्न्ड नहीं होगा, ये कम हो गया होगा, लेकिन यकम जनवरी 10 पे खड़े होके ये सारा ही अनअर्न्ड है। तो ग्रॉस अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दें तो इंटरेस्ट आ जाता है। तो टोटल लेने 267, 222 इस मद में लेने, बाकी 44 161 आ जाएगा ना, फिर 44 161। क्लियर?
ओके चलिए जी, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। कहां से शुरू करना है जी? नेट इन्वेस्टमेंट। उधर हम पीवी से शुरू करते थे, यहां नेट इन्वेस्टमेंट से। जी कितनी? 222,839। ये कम जनवरी 2010। ये 10 और 5 50 एक ही डेट को आ रहा है, तो इसको 60 लिख सकते हैं आप, कोई हर्ज नहीं। ये कम जनवरी 10 कितना हो गया जी? सबर कर जाए 1 मिनट पहले। 31 12 10 को कुछ भी नहीं है, तो यकम जनवरी 11 कितना? यकम जनवरी 12, यकम जनवरी 13, यकम जनवरी 14। अच्छा देखें किराए पूरे हो गए हैं सारे, इधर देखें इसमें 50 पड़ा हुआ है, पहला किराया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, किराए पूरे हो गए। इसी साल एक और अमाउंट है, ये इसी साल है अमाउंट, किसी और साल नहीं है, ये 2014 में ही है। कितनी? 4 जमा 3000। तो इधर आप पेपर में एग्जामिनर के लिए यहां लिख सकते हैं 50,000 इसमें किराया और 10,000 इसमें क्या है? डाउन पेमेंट। और इधर भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3,000 इसमें क्या है? बोले नहीं, 4,000। 4,000 इसमें क्या है? और 3,000 यूजीआरबी। जी टोटल ट्राई करें, मैच करेगा, कराना शुरू करें। वो बंदा क्लास में ढूंढ के दें अभी लाइव, जिसने यहां इंटरेस्ट निकाला है, वो बंदा ढूंढ के दें क्लास में। 1 2 3 4 यार होमवर्क के सवाल किया करो यार। यकम जनवरी 10 और यकम जनवरी 10 यहां पे इंटरेस्ट निकाला है, नहीं निकाला, नहीं निकाला। तो सेम डेट है ना, जिस दिन पैसे मांगे उसने उसी दिन दे दिए, तो फिर इंटरेस्ट नहीं बनेगा इस पे। तो ये एडवांस के सवालों में हमने पढ़ा था, इंटरेस्ट नहीं हुआ करेगा, ये सारा ही प्रिंसिपल पे हो रहा है जी। 840 कैसे हो सकता है? अब मेरे साथ साथ ही चलिएगा, फिर वो 1-1 रुपए के फर्क बढ़ते बढ़ते कहीं 2 रुपए में ना चले जाए, फिर 10 की जगह 20 का नोट निकालना पड़ेगा। अच्छा जी बोले 16,284 716। अब देखें 9 में से 6 3 आएगा, 9 में से 6 यहाँ 3 आना चाहिए। 129 123 इसका 10%। 129 सवाल में सही काम लगाया हमें, चलो लगे रहो। 3708 भाई थोड़ा थल्ले हो जी, इसमें से माइनस करें 92035 जी, क्या 9204 4079 6 51 51 44 63 अच्छा अब ये असल में पता है क्यों 7 कह रहे हैं? अगर इधर 636 लिखें तो यहाँ इनका 0 नहीं आ रहा, इस वजह से ये कह रहे हैं। वैसे 1 मिनट जरा लिख लो यहाँ 636, ऑनलाइन वालों को भी समझ आ जाए कि साल कोई बच्चा नहीं बैठा होता। 636 7000 में से 636 माइनस करें 63। अब ये 6363 में से 636 और माइनस करें तो -1 आ रहा है, तो ये इसको खत्म करना चाह रहे हैं। उसके लिए ये हजरात चाह रहे हैं कि 6363 इधर आ जाए। तो जब 6363 आप इधर लाना चाहते हैं तो फिर इधर 0 और 3 का डिफरेंस 7 ये मजबूरन लिख रहे हैं इसको, तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है, कोई मसला नहीं। ये ले अंडा खाएं, वैसे भी गर्म अंडे का मौसम आने वाला है।
अच्छा जी, एक बात सुनिएगा, अगर आप ऑब्वियसली पेपर में ये कैलकुलेशन नहीं करनी, अगर आप इस कैलकुलेशन को स्किप करें तो जरा गौर से एक बात सुनिएगा। अगर आप जीआई पहले लिख लें, एनआई ना निकालें और पहले 2 कॉलम डाल लें तो भी तो डिस्काउंटिंग में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। वही चीज जो आपको यहां टाइमलाइन में नजर आ रही है, वही चीज यहां भी तो नजर आ रही है, जरा गौर से देखें। अब जरा फोकस करने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा है? मैंने कहा जीआई के बाद एनआई ना निकालें, जीआई के बाद ये 2 कॉलम डाल लें। अगर ये 2 कॉलम सही डालिए तो डिस्काउंटिंग भी सही हो जाएगी। अब ये 2 कॉलम पहले डालने का फायदा क्या होगा, ये देखिएगा। इधर आप 10 लिखेंगे, 50 लिखेंगे, 60 लिखेंगे। इधर आप कहेंगे 10 को डिस्काउंट, 50 को भी डिस्काउंट। ये फिर आप यहां से उठा के इधर लिखेंगे। फिर आप क्या कहेंगे? 1 साल बाद 50 आने। कितने 50 हैं? 1 2 3 4, 4 50 है, तो यहां से भी तो 4 50 गिनने में नजर आ रहे हैं। ये 4 दफा 50 हो गया। और फिर आप उंगली यहां रखें और यहां रखें। 10 11 12 13 14, कितने साल? 5 रेज़ टू पावर -5 रेज़ टू पावर माइनस। तो अगर आप जीआई के बाद डेट और इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम पहले बना लेते हैं तो भी जरा सोचा करें, डिस्काउंटिंग में हेल्प मिल जाती है। फिर आप एनआई कैलकुलेट कर लिया करें। ओके, चलें जी एंट्रीज लेसर की बुक्स में बस अब रिवीजन ही चल रही है। एंट्रीज बनाना शुरू करें। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट कर दें। पहली वाली एंट्री जरा शुरू वाले दिन है। एसेट लेसर को कहें तुम खरीदो और खरीद के फिर किसे दो? लेसी को दो। हमें नहीं, हमने क्या करना है? खरीदो और खरीद के लेसी को दो। हम तो भी सीए कर रहे हैं। ओके, वैसे भी हम उधार पे क्यों चीजें खरीदा करेंगे, हम पैसों पे खरीदा करेंगे, वरना सबर कर लिया करेंगे। ये तो खुआरी है उधार वाला काम। जी बोले बोले बोले। ईयर एंड 31 12 10। जी भाई, 1 जनवरी 10 लेसर बाजार से जाके एसेट खरीदेगा। एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। जी कॉस्ट ऑफ एसेट बताएं। 222 839। खरीद के क्या करेगा? अपने पास रखेगा या लेसी को देगा? लेसी को देगा। लेसी को जब एसेट देगा तो लेसर क्या करेगा? अपना एसेट निकाल देगा किताबों से, एसेट क्रेडिट और लीज रिसीवेबल डेबिट एनआई से। जी एनआई कितनी है? 222। क्या सर ये हमेशा ही बराबर आया करेगी जो एसेट की फेयर वैल्यू? हाँ ठीक है, इस पे फिर कभी बात करेंगे अगर डिफरेंट आएगी। फिलहाल जब तक बराबर आ रही है तब तक तो काम चलाए ना। ये फिगर हमेशा ही इसके बराबर आया करेगी। फिलहाल बराबर आ रही है तो इसी तरह चलने दें। ओके, आप जी अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में आ जाएं। कैश डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। और लीज रिसीवेबल लेसी की एंट्री करता था कैश क्रेडिट और लीज लायबिलिटी डेबिट। लेसर की एंट्री करेगा कैश डेबिट 1 जनवरी 2000 कैश डेबिट लीज रिसीवेबल क्रेडिट। प्रिंसिपल की मद में कितना आ गया? 60,000। अच्छा जी, अब अगली एंट्री किस तारीख को बनेगी? 1 जनवरी 11। तो सोचे हमारा साल 1 जनवरी 11 तो हमारा साल नहीं है। अब जरा सोच के बताएं हम क्या करें। नहीं अनअर्न छोड़ें, आप सिंपल सी बातें करें। मुझे सिर्फ ये बताएं, इंटरेस्ट बुक करना है या इस साल इंटरेस्ट? साल हो गया है लीज शुरू किए हुए, तो खैर है इंटरेस्ट बुक किए बगैर अगला साल शुरू कर देते हैं। तो भाई वो बिजली का बिल जो है दिसंबर का आपके घर में 2-3 जनवरी को पे कर रहे होते हैं, तो रिकॉर्ड तो दिसंबर को करना होता है ना। ये 16284 मैं आपको बताऊं ये कितने अरसे का है? ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2010 के कैलेंडर का है। 12 महीनों का 13वें के पहले दिन पे हो रहा है।
तो जैसे बिजली का बिल दिसंबर का जनवरी में पे होता है, तो हम ये नहीं कहते जो जनवरी का बिल है अब्बू हाँ दिसंबर लिखा हुआ है तो दिसंबर का बिल जनवरी में पे करते हैं, तो होता तो किसका है और बुक भी किसमें होता है, हाँ जनवरी में पे हो जाता है। ये कितने सालों कितने महीनों का इंटरेस्ट है, किन 12 महीनों का, क्लियर। और आप प्रिंसिपल देखें ना, इस पे रेट लगा के निकले और ये प्रिंसिपल इस दिन के, तो इसलिए ये कितने महीनों का इंटरेस्ट है, 12 महीनों का। पे 12वें के आखिरी दिन हो रहा है या 13वें के पहले दिन, तो क्या पहला साल खत्म हो गया है लीज का, इंटरेस्ट रिकॉर्ड किए बगैर अगला साल शुरू कर दें, या लेसर की किताबों में कोई ना कोई इनकम डालें, अभी तक तो कोई इनकम डाली नहीं। तो यही बात लेसी के सवालों में भी होती थी। 31/12/10 को बोले इंटरेस्ट रिसीवेबल और इंटरेस्ट इनकम 16। चलिए जी अगले साल की एंट्रीज कर लें। तेरी खैर एसओसीआई भी बन गई, सिक्के रखा हुआ है काम। अच्छा चलिए बड़ी सी लाइन लगाएं और अगले साल की एंट्री शुरू करें। ईयर एंड 2031/12/11 की डेट डाल के लाइन लगा दिया करें रजिस्टर पे जब साल खत्म हो जाए। जी ईयर एंड 31/12 अगले साल लेसर एसेट खरीदेगा। अच्छा लेसर लेसी को एसेट देगा अगले साल, क्या अगले साल लेसर किराया लेगा लेसी से, किराया कैश डेबिट कितना 50,000 और लीज रिसीवेबल क्रेडिट 3। अब देखें ना, इंटरेस्ट इनकम बुक नहीं की जा सकती क्योंकि ये वाली इनकम इधर रिकॉर्ड हो चुकी है। तो इनकम बुक करें या रिसीवेबल खत्म करें, रिसीवेबल खत्म कर दें। इंटरेस्ट रिसीवेबल जी 16,284 ओके। अच्छा अब हमारे साल इंटरेस्ट फिर रिकॉर्ड नहीं हुआ, इनकम कोई आई नहीं रही पीएनएल वाली। देखिए पीएनएल में कुछ भी नहीं जा रहा, ये कैश है, ये रिसीवेबल भी बैलेंस शीट का आइटम है, रिसीवेबल भी बैलेंस शीट का आइटम है। अब इनकम फिर बुक नहीं हुई। अब जरा सोच के बताएं, इनकम बुक करनी रह गई है। 31/12/11 का इंटरेस्ट 31/12/11 की तारीख में नजर आ रहा है या एक दिन बाद नजर आ रहा है हमारे साल का, लेकिन मिल एक दिन बाद रहा है। तो एक दिन बाद किससे मिल रहा है, यकम जनवरी 12 को कितना 129। 31/12/11 को बुक कर लेते हैं, रिसीव अगले साल के पहले दिन हो जाएगा। फिलहाल बुक कर लें इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम 1 2। अभी तक कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लाइन जब लगानी होगी आपको बताई जाएगी 1291। और अगले साल की एंट्री बताएं, कैश डेबिट लीज रिसीवेबल और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। और 31/12/12 के साल का इंटरेस्ट ये वाला होगा, तो इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। अब एसओसीआई बना दें दोनों सालों की। एसओसीआई 31/12/11 और 31/12/10 इंटरेस्ट इनकम क्लियर।
अब अपने से बातें करनी है। 31/12/10 का इंटरेस्ट 31/12/10 की तारीख के सामने नजर, अपना नाम रशीद रखना है। 31/12/10 का इंटरेस्ट 31, यहाँ वहां जाने से पहले बातें करनी है। 31/12/10 का इंटरेस्ट 31/12/10 की रात को नजर आ जाता रशीद, अगर किराया एरियर में होता, यानी 31/12/10 को किराया पे हो रहा होता। लेकिन सवाल तो अजीब सा है रशीद, ये किराया एडवांस में पे हो रहा है, तो फिर 31/12/10 का इंटरेस्ट 31/12/10 की बजाय एक दिन बाद 1 जनवरी 11 को मिलेगा, लेकिन बंद तो 31/12/10 को गया ना हमारा। तो 31/12/10 का इंटरेस्ट 1 जनवरी 11 की तारीख में ढूंढने जाना है, मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। बस इस फिगर को कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं अभी। 16 तो एक दिन बाद आपको मिलेगी इनकम जी, बंद तो गई ना हमारी, मिलेगी बस एक दिन बाद। अच्छा जी, अब यहां पे क्या लिखना है? 31/12/11 का इंटरेस्ट रशीद 31/12/11 की तारीख के सामने नजर आ जाता, लेकिन रशीद 31/12/11 को तो किराया ही नहीं मिल रहा, एक दिन बाद मिल जाएगा। एक दिन बाद वाला देख लें, 1 जनवरी 12, तो 1 जनवरी 12 की डेट जहन में ढूंढ के वहां गए, और ये कितना बन गया? 912। अच्छा जी, अब बैलेंस शीट में फिलहाल करंट नॉन करंट के चक्कर में ना पड़े। बैलेंस शीट में आज एक और चीज आई नहीं है, वो तीसरी आनी है, इंटरेस्ट रिसीवेबल। बैलेंस शीट में पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद लाइनें लगा लेंगे ताकि आगे हमें हेल्प हो जाए। अभी लाइनें लगाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहा। तो बैलेंस शीट में एक चीज लगे हाथ साथ ही करते जाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या चीज रिपीट कर दूं मोहतरम? ये वाला इंटरेस्ट 31/12/10 का इंटरेस्ट 31/12/10 की रात को नजर आ सकता है मुझे। 31/12/10 की रात को तो किराए पे नहीं हो रहा, मैं क्या करूं मजबूरन। नहीं, अभी पेएबल रिसीवेबल नहीं सोचना, अभी तो आप क्या बना रहे हैं? P&L में पेएबल रिसीवेबल सोचनी है या इनकम सोचनी है? अभी पेएबल रिसीवेबल नहीं सोचने। 31/12/10 का इंटरेस्ट 31/12/10 की रात को नजर आएगा या 1 जनवरी 11 की सुबह नजर आएगा? सोचे 31/12/10 की रात का इंटरेस्ट 31/12/10 को मुझे लाइन के सामने नजर आ जाएगा। 31/12/10 की कोई डेट ही नहीं आ रही, तो 31/12/10 की डेट ही नजर नहीं आ रही। तो ये देखो मैंने इनकम में डाला है ये वाला, इसी वजह से डाला ये, क्योंकि ये P&L में जा रहा है। तो आप बता दें 31/12/10 का इंटरेस्ट 31/12/10 की रात को नजर आएगा, ये 31/12/10 की रात किराया ही पे नहीं हुआ। पे कब हुआ है किराया? तो फिर इसका मतलब है कि 2010 के इन 12 महीनों का इंटरेस्ट, 2010 के ये 12 महीने यही हैं, इन 12 महीनों का इंटरेस्ट इस दिन मुझे मिल रहा है, लेकिन इनकम तो मेरी बन गया था ना 31/12/10 को 16,284। अच्छा जी, 31/12/11 का इंटरेस्ट 31/12/11 को मिल जाता अगर सवाल में किस्तें साल के एंड पे पे हो रही होती, लेकिन अभी किस्तें अगले साल के पैसे हो रही हैं। तो 31/12/11 का इंटरेस्ट 31/12/11 की तारीख के आगे जाके देखूं या एक दिन बाद? एक दिन बाद, यानी 1 जनवरी 12। कितना? ये तो बात होगी कमाने की। अब बात है मिला या नहीं मिला, दैट इज अबाउट रिसीवेबल। अच्छा, अब बैलेंस शीट जब मैं बनाऊं तो इसमें नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, लेकिन इन दोनों में मैं एक एक लाइन छोड़ रहा हूं। एक आगे मैं लाइन डालने लगा हूं इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब डिसाइड ये करना है रिसीवेबल है या रिसीव हो गया है, इस पे थोड़ा सोच लेते हैं। 31/12/10 का इंटरेस्ट 31/12/10 की रात को रिसीव हो गया या एक दिन बाद रिसीव हुआ? तो इसका 31/12/10 की रात को रिसीवेबल था। कितना रिसीवेबल है 31/12/10 की रात को जो 1 जनवरी 11 को रिसीव हो गया? 16,284। ओके, रोजाना क्लास लिया करें, रोजाना का होमवर्क किया करें, चीजें मिस नहीं होंगी आपकी। ओके, 31/12/11 मेरा अगला साल है। 31/12/11 के साल का इंटरेस्ट 31/12/11 की रात को मिला या 1 जनवरी 12 की सुबह को मिला? तो इसका मतलब 31/12/11 की रात को रिसीवे कितना? 12912। अब ये करंट नॉन करंट लीज रिसीवेबल का ये खुद ही कैलकुलेट कर लें। अब लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी। लीज रिसीवेबल, अब ये प्रिंसिपल की बात हो रही है, अब ये इंटरेस्ट की बात नहीं हो रही। करंट पोर्शन ऑफ लीज रिसीवेबल, ये बना लें खुद ही।
नोट बनाने की तरफ चल पड़े हो। ओके, तो ये दो छोटी छोटी चीजें रिवाइज कर लें जरा दोबारा। ये लेसन में भी बात हुई थी। 31/12/10 की इनकम 31/12/10 को नजर आ जाती अगर 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 31/12/10 को कराया आता, लेकिन अभी कराया एक दिन बाद आ रहा है, तो ये कम जनवरी 11 वाली अमाउंट को यहाँ इनकम बनाएंगे। अच्छा जी, इस तरफ आ जाए आप। 31/12/10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें। 31/12/10 में पेमेंट शुरू में ही हो गई थी। 31/12/10 में पेमेंट शुरू में ही हो गई थी। अगर मैं कह रहा हूं ना 31/12/10 की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दें, तो आप एक दिन बाद की पेमेंट के नीचे लाइन नहीं लगा सकते। आप बताएं जी, 31/12/10 के साल में सिर्फ एक कैलेंडर ध्यान में लाए ना 2010 का, तो 31/12/10 के कैलेंडर में बताएं कब पेमेंट हुई, सिर्फ वो साल के पहले दिन। बाकी सारे पेएबल हैं लेसी की नजर में और लेसर की नजर में रिसीवेबल हैं। अच्छा जी, 31/12/10 के साल के लिए 31/12/11 की पेमेंट्स करंट और उसके बाद की चारों पेमेंट्स नॉन करंट, या फिर ये वाली पेमेंट भी ले सकते हैं जी। बताएं 3371 ओके। इकतीस 12/11 के साल की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/11 के साल की पेमेंट के नीचे, जब 31/12/11 के साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगा दी, 11 में तो शुरू में ही पेमेंट होगी थी, तो 31/12/11 की पेमेंट के नीचे एक साल के अंदर अंदर या करंट पोर्शन 37 और बाकी तीनों, या फिर ये भी टोटल उसके बराबर हो जाएगा 37920335। अच्छा, ये लाइन नई क्यों आ गई है? इससे पहले तो P&L में नहीं आई थी, अभी कल जो हमने सवाल किया था, क्योंकि ये एडवांस का सवाल है तो इसमें रिसीवेबल भी आ रहा है, ये लाइन नई ऐड हुई है इसमें। चलें जी, नोट मैंने एसोसिएट आपके लिए इसलिए ऐसे ही बने रहने दिया है कि यहां पे आपको अर्नड इंटरेस्ट नजर आ जाए, अर्नड जो कमा लिया है। कोई डिफरेंस की बात नहीं कर रहा मैं। 31/12/10 का नोट बनाते हैं सिर्फ एक साल का। सवाल की रिक्वायरमेंट भी यही होगी, देखें प्रिपेयर नोट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर 31/12/2010। ओके, सबर कर जाएं, हेस्ट मेक्स वेस्ट, ये बनाने दें। कंपनी एक्स जो भी नाम है, नोट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर ईयर एंडेड 31/12/10। ओके, फाइनेंस लीज मे बी नोट नंबर 7, नोट नंबर 8 नाम रखते हैं, जो मर्जी रखें। 7.1 इंग्लिश आ गई। 7.2 मैच्योरिटी एनालिसिस, इधर नीचे रिकंसिलिएशन बना लेंगे। अच्छा जी, 31/12/10 का नोट बनाने के लिए, ये 31/12/10 की बैलेंस शीट बनाने के लिए 31/12/10 की पेमेंट के थल्ले लाइन लगा दो, 31/12/10 की पेमेंट के नीचे
लाइन लगा दी। ओके, 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के बाद और 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर ही बोलना है। 4 साल के बाद 5 साल के अंदर अंदर नहीं बोलना। ये 31, 12, 14 चपेट मारेगा। मैं इसी साल के अंदर हूं, प्लीज फोकस। 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद 2 साल के अंदर अंदर, 2012 साल है तेरा, 2 साल के बाद 3 साल के अंदर अंदर, 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर और 3 साल के बाद 4 साल के अंदर अंदर। मैं 3000 पे इसलिए उंगली नहीं रख रहा क्योंकि 3000 यूजीआरबी है, वो अलग से आ जाएगी एक जगह पे, तो इसलिए फिलहाल मैं सिर्फ 4000 को उठाऊंगा। फिलहाल मैं 4000 को उठाऊंगा, आपको समझ आ जाएगी, भी पिक्चर बनेगी तो। ओके, बोलें जी लेस देन 1 ईयर। वन टू टू, कौन सा वाला 50 1 to 2 में? ये वाला, ये ब्रैकेट्स लगाएंगे हैं। ये पहला 50, ये दूसरा 50। और मैंने आपको समझने के लिए तो बताया था, ये 2011 के अंदर, 2011 वाला 50 एक दो दफा बताया था शुरू वाले दिनों में, 2012 वाला 50 और ये 2013 वाला 50। और 2000, अच्छा कल के सवाल में ये था कि एरियर का सवाल था तो जीआरबी डाल के हमने रेंटल में रखी थी, लेकिन आज किराया साल के शुरू में पे हो गया तो जीआरबी फिर अलग से नजर आ रही है। तो ये वाला 50 भी मिलना है और ये वाला 4 भी इसी साल में मिलना है, तो 3 to 4 years। ये 2014 ही है कितना, लेकिन जीआरबी डालेंगे सिर्फ, क्योंकि यूजीआरबी अगर डाल दी तो नीचे भी तो यूजीआरबी डालनी हो तो फिर डबल रिकॉर्ड हो जाएगी, तो यूजीआरबी अलग से डालनी है नीचे। अच्छा बताएं, ये चला गया, ये और ये इसको उठाएंगे और एंड पे याद कराइएगा, ये जो ब्लू मार्कर से मैं टिक कर रहा हूं इससे भी उठा लो। ओके, ये वाला 50, ये वाला और ये वाला 50 और ये वाला 4, 50,000 जमा 4,000 कितना आ गया? 54,000 कहते हैं आप लोग। 204,000। ये तो लेसी से रिसीवेबल है, किसी और से भी रिसीवेबल है एसेट बेच के, तो वो तो फिर अलग से है 3,000। तो आप बताएं 7.3 रिकॉन्सिलिएशन जी। टोटल लीज रिसीवेबल जो लेसी से लेना है जी, बिल्कुल एज ऑन 31/12/10 कितना जी? ये तो फिगर हमेशा के लिए याद रख लें, एज इट इज आ जाया करेगी। टोटल लीज रिसीवेबल एड यूजीआरबी, वो जो रह गई थी 3 से उठाने वाली, 207,000 ग्रॉस, यानी इसमें अब सारी चीजें शामिल हैं, लेसी उसी के पैसे भी शामिल हैं, किसी और से पैसे लेने वो भी शामिल हैं, सब शामिल है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आपके बताने अगला काम क्या करना है? लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम। ओके, अटेंटिव रहिएगा। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, क्या आप मुझे बता सकते हैं 31/12/10 में कितनी अर्न कर ली है? P&L है, अर्न कर लिया 31/12/10 में। अर्न का मतलब है कमा लिया है, कमा के अगर शेयर होल्डर्स प्रॉफिट बांटने को कहें तो हम ये बांटने को भी तैयार है उन्हें, यानी प्रॉफिट्स बांटे जाते हैं ना, ड्राइंग की जाती है साल के एंड पे, तो शेयर होल्डर ड्रॉ करना चाहें तो ड्रॉ भी करने की जाते हैं उनको। तो बताएं 31/12/10 में कितनी कमा ली? 16,284। तो प्लीज इधर जरा फोकस कीजिएगा, इधर मैं इसके साथ अर्न्ड लिख रहा हूं और कॉन्फिडेंस से लिखिएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं। एज ऑन 31/12/10 दो इट इज नॉट रिसीव्ड, उर्दू में बात करते हैं, 31/12/10 को अगरचे ये मिली नहीं लेकिन P&L में तो चली गई है ना, तो P&L में चली गई मतलब क्या है? अर्न्ड। P&L में जाने का मतलब क्या है? अर्न्ड। और नीचे क्या पड़े होंगे जी? अनअर्न्ड। क्लियर? तो इधर सिर्फ क्या चाहिए? बोले 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 अनअर्न्ड। लिखवाना शुरू करेंगे। 1 2 प्लस 51 प्लस 27 8 डबल 27 8 डबल 7। क्लियर?
जी जवाब बताएं क्या आ रहा है? 179123। ओके, अब भाई ये जो गंदे बच्चे होते हैं ना, गंदे बच्चे, वो पता क्या करते हैं? यहाँ देखते हैं 179123 और यहाँ जाके कहते हैं मुझे 179, इधर ये देखा था 179213 मैच नहीं करा, मेरी रिकॉन्सिलेशन मैच नहीं करी। ये क्या बात हुई? मैं नहीं चाहिए करा मैं, ये क्या बात हुई? हद होगी, हद होगी, हद होगी। ओके, असल में तो कह रहे भाई कह रहे इतना गुस्सा तो बैलेंस शीट में नहीं आता था, इतना तो बीआरएस में आता था बस। अच्छा, नेट इन्वेस्टमेंट, नेट। अच्छा वैसे ये टैली टूली करना कोई आपके लिए जरूरी नहीं होगा, एग्जामिनर यहां तक आपको पूरे मार्क्स दे देगा। लेकिन मोहतरम, असल में ना बात की हकीकत यह है कि नेट इन्वेस्टमेंट से मुराद होता है नेट रिसीवेबल, नेट रिसीवेबल। तो बड़ा गौर से बात सुनिएगा, मजबूरी हमारी ये है कि 31/12/10 की रात को इस फिगर से आपने मैच कराना था, ये भी रिसीवेबल है लेकिन अनलकीली ये भी रिसीवेबल है। जरा इन दोनों को जमा करें, इन दोनों को जमा करें। जमा किए? मैं हटने लगाऊं? जमा किए? मैं हटने लगाऊं? मैं हटने लगाऊं? 1791 मैं वापस आने लगाऊं। 16283 ये भी रिसीवेबल है और ये भी मेरे ख्याल से अभी तक रिसीवेबल ही है, क्योंकि ये भी अभी तक रिसीव नहीं हुआ। ये देखें 179123। अच्छा, अब हम अपने समझने के लिए एक बोंगी मारेंगे आज। क्या मारेंगे? बोंगी मारेंगे अपने समझने के लिए। ये तो मैच कर रहा था, बोले ये तो मैच। अच्छा इसको समझ लें, ये चना है। क्या है? चना। ये चना है, लेकिन इधर चने से मैच नहीं करेगा, इधर मूंगफली बनानी पड़ेगी। इधर क्या बनानी पड़ेगी? एडवांस के सवालों में सर्दियां आ रही हैं, मूंगफली, और एरियर के सवालों में चने, दोनों ही सर्दियों में चलेंगे। तो एरियर का सवाल था तो चने से मैच होगा, और एडवांस का सवाल है तो क्योंकि ये भी रिसीवेबल है और ये भी, इन दोनों का जमा करके देख लें, वो इसके बराबर आ रहा होगा। अगर पेपर में टाइम हो तो आप बेशक ये लिख भी दें, लेकिन इसके मार्क्स नहीं होंगे। पेपर में टाइम हो तो आप लिख भी सकते हैं 162 + 16, ये अपनी तसल्ली के लिए, ये इसके बराबर आ गया 179123। अच्छा ऐसा करें, अब ऐसा करें, आप एक काम करें, वालिद साहब को या वालिदा को व्हाट्सएप कर दें, जिसको भी आप, या अपने दोस्त को कर दें, ये तस्वीर खींचें और नीचे लिखें चना। खींचें तस्वीर मोबाइल से, नीचे लिखें चना। चना, ठीक है। CHANNA। इधर आ जाए, लाइट ऑन करें। चलें जी, ये सवाल कौन सा था हमारा? क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 का कोई 3 पार्ट है मेरे ख्याल से, पता नहीं। नहीं वो 3 मैं बताता हूँ, सवाल में आप देख लीजिएगा। छोटे क्वेश्चन 8 आइए प्रैक्टिस का। आप पीनट लिखेंगे तो व्हाट्सएप में वही तस्वीर ही आ जाएगी पीनट की। लिखें जरा, हाँ तस्वीर ही आ जाएगी पीनट की, वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। चने की नहीं आएगी? चने की नहीं आएगी, चने की भी आ गई है। लेवल है तेरा, बाकी जाए। अच्छा अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं, थोड़ा डिस्काउंट आपको दे देते हैं। डिस्काउंट देखें, एक डिस्काउंट आपने कल अवेल किया था। भाई कैमरा शरीफ इधर लाओ। एक डिस्काउंट आपने कल अवेल किया था। एक क्वेश्चन जो था ना, क्वेश्चन 10 हमने छोड़ दिया था। वो आपका दिल चाहा तो कर लीजिएगा, कल वाला है ये, इसको छोड़ दिया था हमने, दिल चाहा तो कर लीजिएगा। आज के होमवर्क में मैंने 2 सवाल डाले हुए थे, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15। तो फिलहाल आप ऐसा करें कि क्वेश्चन 15 कर लें, आज क्वेश्चन 15 कर लें। 14 के साथ में अपलोड करते हुए लिख दूंगा ऑप्शनल, करने को दिल चाहे तो कर लें, ऑप्शनल। लेकिन ये दोनों सवाल ना मूंगफली वाले होंगे, एडवांस के, क्योंकि एरियर के सवाल तो कल हमने कर लिया ना। तो ऑप्शनल हो गया ये सवाल, और ये मंदेतरी,
क्या मैंडेटरी। और नीचे ओ ये सोल्यूशन ही है हंसते नहीं है इतना, तो नीचे इसके सोल्यूशन भी है। पॉइंट्स में देख लीजिएगा, राउंड कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा लुट मची हुई है तो परेशान हो जाएंगे आप, राउंड कर दीजिएगा।